हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में भी हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की विद देयर डिटेल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा मोटिव सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं होता। वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। So before starting the video, don't forget to subscribe to the channel and kindly share it as well. You can subscribe my this channel as well, जहाँ पर आपको और भी कुछ जानने को मिलेगा। Here is a little introduction of me that hello, I am Shalvi Katyar and I had done these all things which are on your screen right now. So जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है a blank trauma that has been caused to a muscle due to overstretching and tearing of muscle fiber. ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें एक कंफ्यूजन हो जाता है कि मसल फाइबर्स की टीयरिंग को क्या बोला जाएगा। और कई लोग क्योंकि यहाँ पे मसल फाइबर वर्ड यूज हुआ है इसलिए वो क्रैम्प को सही आंसर लगाते हैं, क्योंकि क्रैम्प कहीं ना कहीं आपकी मसल फाइबर में ही होता है या फिर मसल्स में होता है, उससे कोरिलेट करते हैं। बट अगर आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन मसल फाइबर की टीयर एंड वियर का आ रहा है, सो आपको इसको एज अ टेंडन ही अंडरस्टूड करना है या फिर इसमें वो चीज लगाएंगे जो टेंडन की इंजरी को बोला जाता है। सो इस क्वेश्चन में या फिर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको टेंडन और लिगामेंट बेस्ड इंजरी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, क्योंकि ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी इंजरी बहुत ज्यादा कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरीज में। और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिलेंगे। इवन जो हमारा पहला क्वेश्चन था 2019 एनवीएस पीईटी वाला, वहां भी आपको क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे बेस्ड मिले थे। यहाँ जो आंसर है वो तो आपका होगा स्ट्रेन। स्प्रेन स्ट्रेन को और अच्छे से समझ लें ताकि आप इसमें कभी भी कोई गड़बड़ी ना करके आए। स्ट्रेन और स्प्रेन यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्ट्रेन में यहाँ पे टी आता है, इस टी को हम टेंडन मान सकते हैं फॉर जस्ट रिमेम्बरिंग। सो टेंडन क्या है? टेंडन जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और इसका काम ये होता है कि ये आपके मसल को बोन से जोड़ने का काम करता है। सो ये हो गया हमारा टेंडन विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू। और अगर इस कनेक्टिव टिश्यू में किसी भी तरह का पार्शियल और कंप्लीट टियर होता है तो हम उसे कहते हैं स्ट्रेन। ओके, उसके बाद फिर बात आती है स्प्रेन की। स्प्रेन को हम हिंदी में कहते हैं मोच, और ये सबसे ज्यादा कॉमन इंजरी है और ये लगती है आपके लिगामेंट में। अब अगर हम बात करें लिगामेंट की कि लिगामेंट क्या होता है, तो लिगामेंट भी एक तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ये किसको कनेक्ट करने का काम करता है? बोलते हैं इसको बोन टू बोन, जो कि एग्जैक्टली बहुत सही आंसर नहीं है, क्योंकि बोन को बोन से कनेक्ट नहीं करता है, बट हाँ उस ज्वाइंट को जो है कवरिंग देता है सो दैट वहां पे जो मूवमेंट है वो इजिली पॉसिबल हो सके। सो स्प्रेन इज पार्शियल और कंप्लीट टियर ऑफ लिगामेंट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट शुड बी। तो ये फुटबॉल या फिर सॉकर पे बेस्ड आपको तीसरा या चौथा क्वेश्चन मिल रहा है, इसलिए आप फीफा रूल बुक एक बार उठा के पढ़ लीजिए, या फिर अगर हम इसको अपने किसी वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फीफा रूल बुक आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये हो गई। बात करें विद ऑफ फुटबॉल गोल पोस्ट होती कितनी है, तो वो होती है आपकी 24 फीट। अब इसको थोड़ा डायग्राम से भी समझ लेते हैं। सो ये है आपके फुटबॉल के गोल पोस्ट की, ये जो है इसकी विद और ये इसकी हाइट। सो विद आपको दिख रही है 7.32 मीटर 8 यार्ड्स, इसको हम 24 फीट भी लिख सकते हैं। आपको जो भी डायमेंशंस याद करने हैं किसी भी भाषा में याद कर लीजिए, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आपको उसका कन्वर्जन आना चाहिए सो दैट अगर पूछा किसी और चीज में गया तो आप उसका आंसर लगा सके। यहाँ पर देखिए इसकी जो हाइट है ये है 2.44 मीटर 8 फीट। अब सवाल ये है 2.43 मीटर जो है ये किसकी हाइट होती है, या फिर ये जो नंबर है कहाँ से बिलोंग करता है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, तब तक हम आगे और चीजें देखते हैं। सो ये है आपका फुटबॉल का ग्राउंड। फुटबॉल के ग्राउंड का जो डायमेंशन है वो फिक्स नहीं होता है। इसकी जो लेंथ है वो होती है आपकी 90 से 120 मीटर हो सकती है, एंड जो इसकी ब्रेथ है वो होती है 45 टू 90 मीटर। ये चीज जरूर फिक्स नहीं होती है, लेकिन बाकी डायमेंशंस जो है दे आर फिक्स्ड। जैसे यहाँ जो बीच का सर्कल होता है इसके बारे में क्वेश्चन आता है, इसका रेडियस का डायमीटर या फिर रेडियस कितना है। इसका जो रेडियस है दैट इज 9.15 मीटर।
उसके अलावा यहाँ पर दो आपको रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, ये जो छोटा वाला है ये तो आपका गोल पोस्ट है, उसको इस तरह से दिखाया गया है। और इसको हम क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं पेनाल्टी एरिया और इसको हम बोलते हैं गोल एरिया। सो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस इज आल्सो नोन एज। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका स्पोर्ट्स इंजरी से आता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज एपिकॉन्डिलाइटिस और ये होता है आपके टेनिस एल्बो को ही जाना जाता है लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम पे। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक तरह की ओवर यूज इंजरी है। इंजरी को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरह से। जैसे हमारी जो अक्यूट इंजरी वो इंजरी होती है जो हमें तुरंत लगती है, जिससे हम कहते हैं सडन ट्रॉमा। आपको अचानक से कोई चोट लग गई, कोई बॉल आपके आके लग गई, आप कहीं से भिड़ गए जाके, तो वो होता है आपका अक्यूट इंजरी। फिर आपकी क्रोनिक इंजरी जो है, क्रोनिक इंजरी में ही हम ओवर यूज इंजरी को कई बार रखते हैं। क्रोनिक इंजरी का मतलब होता है ऐसी इंजरी जो आपकी पुरानी चोट है, जिसमें आपको कभी कभी दर्द होने लगता है, दे आर क्रोनिक इंजरी। और ओवर यूज इंजरी का मतलब जो कि अक्सर ज्वाइंट्स में ही होती है, जब किसी आप ज्वाइंट्स का बहुत अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं करते हैं या फिर उसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज नहीं करते हैं, तो उस ज्वाइंट का टीयर एंड वियर होने की वजह से इंजरी जो क्रिएट होती है उन्हें हम बोलते हैं ओवर यूज इंजरी। लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के बारे में कुछ और चीजें जाने तो लेटरल एपिकॉन्डिलाइटिस को ही हम टेनिस एल्बो के नाम से जानते हैं, जिसमें टेंडन में स्वेलिंग हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। होता किस वजह से है, जब आपके फोर आर्म का रेपिटेटिव मोशन होता है तो उसकी वजह से हो जाता है। इसका नाम टेनिस एल्बो इसलिए है क्योंकि टेनिस के खिलाड़ियों में ये इंजरी आमतौर से पाई जाती है। साथ ही जो बैट्समैन होते हैं जो कि फास्ट बॉलिंग को फेस करते हैं, उनमें भी इंजरी कई बार हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स डज अ ह्यूमन हार्ट हैव। सो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, आंसर सबको पता है, 4 चैम्बर के नाम याद रखना है। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये 4 हार्ट के चैम्बर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय आर.ई. मॉर्गन एंड जे.टी. एडम्सन इन 1953 एंड। इस क्वेश्चन में आप तीन चीजें खुद से लिख लीजिए। पहली बात की सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है वो एक तरह का ट्रेनिंग मेथड है, ये तो बहुत इजी सी चीज है, लिख लीजिए फिर भी। दूसरी बात ये कि इस ट्रेनिंग मेथड को किसने डेवलप किया है, दो लोगों ने, आर.ई. मॉर्गन और जी.टी. एडम्सन। ये क्वेश्चन आपके लास्ट यूपी टीजीटी में भी आया था। साथ ही तीसरा कि ये कब हुआ था या फिर इसका इन्वेंशन कब हुआ था, दैट इज 1953। और चौथी बात कि भाई कहाँ हुआ था, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स, इंग्लैंड। तो ये 4 बातें हो गई आपकी सर्किट ट्रेनिंग से। अब हम बात करें कि आपकी सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है। क्लास 12th में ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में सबने सर्किट ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, पढ़ाया होगा। फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सर्किट ट्रेनिंग जो है एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें हम काफी सारे स्टेशंस बनाते हैं, जैसा आपको इसमें दिख रहा होगा। जो हर एक स्टेशन है वो अलग अलग आपके फिटनेस कंपोनेंट को डेवलप करने के लिए होता है, फिर उसे टेस्ट करने के लिए होता है। जैसे अगर आप कोई स्टेशन बना रहे हैं जिसमें 6 से 10 यूजुअली स्टेशन रखे जाते हैं, उसमें हो सकता है कोई स्टेशन जो है वो आपकी आर्म स्ट्रेंथ के लिए हो, कोई एब्डोमेन स्ट्रेंथ के लिए हो, कोई लेग स्ट्रेंथ के लिए हो। सो इस तरह से अलग अलग स्टेशन जो है वहां पर होते हैं। सर्किट ट्रेनिंग जो है उसका टारगेट होता है आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड और मस्कुलर इंडोरेंस को बिल्ड करना। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सर्किट ट्रेनिंग के टारगेट है। साथ ही इसको HIIT जैसा भी कह सकते हैं, यानी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जैसी होती है अगर सर्किट ट्रेनिंग की हम बात करें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 2024 ओलंपिक्स ऑफिशियली नोन एज गेम ऑफ 32th ओलंपिक्स विल बी हेल्ड एट। तो भैया ओलंपिक से क्वेश्चन तो आने ही आने, हर एग्जाम में आता है। 2024 का जो ओलंपिक है वो होगा आपका पेरिस, फ्रांस में। तो पिछला जो ओलंपिक है वो हुआ था टोक्यो, जापान में, जो कि हुआ था 2020 में, हुआ 2021 में था, बट फिर भी उसे 2020 ही कहा जाता है क्योंकि ओलंपिक के रूल है कि ओलंपिक हो चाहे ना हो, बट उसे काउंट भी किया जाता है और उसके ईयर जो है इस तरह से ऊपर नीचे नहीं होते हैं। साथ ही लॉस एंजलिस USA में जो है वहां भी होने वाला है ओलंपिक, वहां पर होगा 2028 में।
सो ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं आपको, वो जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उन सभी के सिटी के नाम दिए गए हैं। एक और चीज, ओलंपिक जो है वो किसी सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ना कि किसी देश में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। पेरिस 2024 ओलंपिक के बारे में थोड़ी सी बात करें तो ये ओलंपिक जो है वो होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा। आईओसी ने 4 नए स्पोर्ट्स को 2024 ओलंपिक्स के लिए बोला था कि इसमें होंगे, लेकिन उसमें से 3 जो हैं वो ऑलरेडी टोक्यो 2020 में हो गए क्योंकि उसमें ओलंपिक्स हुए थे। सो जो ब्रेकिंग है, ये एक नया स्पोर्ट है जो 2024 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, ये ऑलरेडी टोक्यो 2020 में अपने देखे हैं। उसके अलावा ओलंपिक्स जो पेरिस में हो रहा है, तीसरी बार हो रहा है, और ये दूसरा ऐसा शहर है जहां पे तीसरी बार ओलंपिक हो रहा है। पहला शहर जो था वो था लंदन, जहां पे 3 बार ओलंपिक्स हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा शहर जो है वो पेरिस, और तीसरा लॉस एंजल्स बन जाएगा जब 2028 में वहां पे ओलंपिक होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक, मेथड बाय विच एथलीट engaged in a short sprint series ranging from 20 to 40 meter, also maintaining constant speed throughout. This method is very good for developing speed of an athlete. कहने का मतलब है कि जो खिलाड़ी है वो कम कम डिस्टेंस पे स्प्रिंट्स करता है, शॉर्ट स्प्रिंट। तो ये कौन सा मेथड है, और इस मेथड जो है वो किस लिए किया जाता है, लिखा है कि स्पीड को डेवलप करने के लिए किया जाता है। सो ये है आपका एक्सीलरेशन रन। अगर आप किसी खिलाड़ी को 100 मीटर के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप 40 से 60 मीटर के अराउंड उसकी आप शॉर्ट स्प्रिंट्स कराते हैं, जहां पर आप जो है उसकी एक्सीलरेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सीलरेशन रन में आप करते क्या है कि आपको उसको शॉर्ट स्पीड दौड़ाना है, बट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के साथ उसको दौड़ना और अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखना होता है इस मेथड में। पेस रन में हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्टेंस, जो हमारी गिवन डिस्टेंस होती है उससे थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, और हम स्ट्राइड्स पे काम करते हैं, उसके पेस पे काम करते हैं। तो उसको हम पेस रन बोलते हैं। सर्किट ट्रेनिंग अभी हमने डिस्कस की। इंटरवल ट्रेनिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, ये भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो इनकम्प्लीट रिकवरी को फोकस करती है। इंटरवल ट्रेनिंग जो है वो किसने इन्वेंट की थी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी डालिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज अ स्टिमुलेंट फाउंड इन टी, कॉफी एंड कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत इजी सा आंसर है कैफीन। सबको पता है कैफीन काम क्या करता है। कैफीन एक नेचुरल केमिकल स्टिमुलेंट इफेक्ट देता है, एक नेचुरल केमिकल है। ये हमारे सीएनएस पे को इफेक्ट करता है, और ये किसी भी इंसान को क्विकली बूस्ट करता है, उसको अलर्ट करता है। इसलिए कैफीन जो है वो एक स्टिमुलेंट है। ये सब जो चीजें हैं वो आती हैं आपके एर्गोजेनिक एड्स वाले चैप्टर से, जिसको हम डिस्कस करेंगे जब हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट टू सब्स्टिट्यूट द टर्म सोशलाइजेशन। इस क्वेश्चन के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, बट फिर भी आई विल टेल यू। कोशिश करूंगी कि आपको ये बात समझ में आ जाए। शायद इतना कोई फिजिकल एजुकेशन में नहीं समझता होगा या समझाता होगा, बट आई ट्राइड अ लॉट जस्ट टू फाइंड इट्स ऑल एक्सप्लेनेशन। तो ये जो कहानी है, फिर यहाँ पे जो चीज लिखी है, उसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि जो इनकल्चरेशन वर्ड है इंग्लिश का, ये 1940 में आया। और 1948 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मेलवी हर्स्कोविट्ज था। उन्होंने अपनी बुक मैन एंड हिज वर्क में इस वर्ड को यूज किया। और इस वर्ड को कहाँ पे यूज किया, जहां पर उन्हें इस बात का मतलब बताना था कि अ प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंडीशनिंग। इसको हम आसान भाषा में सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने सोशलाइजेशन वर्ड की जगह यूज किया एक नया वर्ड, विच वॉज इनकल्चरेशन। सो इनकल्चरेशन एक्चुअली में होता क्या है, ये सोशलाइजेशन के लिए ही यूज किया जाने वाला एक दूसरा शब्द है, जिसका मतलब है कि लोग जब अपने ही तरह के लोगों में अपने ही कल्चर को सीखते हैं, उस सीखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इनकल्चरेशन। साथ ही एक और वर्ड होता है, उसका नाम है अकल्चरेशन। इसका मतलब ये है कि लोगों का वो प्रक्रिया, या फिर उस प्रक्रिया में लोग सीखते हैं कल्चर को, बट अपने नहीं, दूसरे के ग्रुप के कल्चर को सीखते हैं। सो इनकल्चरेशन का मतलब सोशलाइजेशन से ही है, यानी एक ही जगह के रहने वाले लोग, एक ही समुदाय के, एक ही एरिया के, एक ही बिलीफ के लोग जब उस चीजों को कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वे में सीखते हैं, उस कल्चर को, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। और उसी सोशलाइजेशन वर्ड की जगह
मैन एंड हिज वर्क किताब में उन्होंने जो वर्ड यूज किया था दैट वाज इनकल्चरेशन, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अब बताइए इतना भारी सवाल फिजिकल एजुकेशन में पूछने का मतलब था या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम बात करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की जो कि बहुत इजी है। विच स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द बोनस पॉइंट और लाइन इन कबड्डी इज इनकरेक्ट। तो बोनस पॉइंट और या लाइन क्या होता है, तो कबड्डी में होता क्या है कि ये आपकी मिड लाइन है, उसके बाद होती है बॉक लाइन, उसके बाद होती है बोनस लाइन, जिसको टच करने पे एक पॉइंट मिलता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है, 4 पॉइंट पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात ये है कि अगर रेडर बोनस लाइन को टच करता है तो उसको एक पॉइंट मिलता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दूसरी बात लिखी है द बोनस लाइन विल बी एप्लीकेबल व्हेन देयर इज मिनिमम 6 प्लेयर्स, बिल्कुल सच बात है ये भी कि अगर यहाँ 6 से ज्यादा खिलाड़ी हैं उसी सिचुएशन में बोनस लाइन के पॉइंट मिलता है, वरना उसको कुछ नहीं माना जाएगा। तीसरी बात ये लिखी है कि बोनस लाइन शुड बी ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द बॉक लाइन, बिल्कुल सही बात है, इस लाइन से इसकी डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर होती है। आखिरी में लिखा प्लेयर विल बी रिवाइव व्हेन अ बोनस पॉइंट इज अवॉर्डेड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको बोनस से जो पॉइंट मिल रहा है तो आपका कोई खिलाड़ी जो है वो वापस जीवित होकर अंदर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए जो इसका आंसर है दैट विल बी फोर्थ। आज के लिए इतना ही। मेरे को रिवॉर्ड करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।